हेलो, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज हम अस्तित्व के साथ हार्मोनी में कैसे रहें, अस्तित्व को समझें, हम जिसको ऊर्जा भगवान हम आप मानते हैं वो है क्या, इस अस्तित्व की व्यवस्था क्या है, इसका विज्ञान क्या है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। इस अस्तित्व की व्यवस्था को देखने के लिए जिन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस ध्यान देने की कड़ी में जो भी चीजें हम बताएं उसको ध्यान से समझें। यह जो अस्तित्व की व्यवस्था है यह कोई प्री कंडीशनिंग, भाग, ईश्वर, कहानियां, किंवदंतियां इस पे निर्भर नहीं है। इसका खुद का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को, इस साइंस को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि अस्तित्व क्या है, और इस व्यवस्था के साथ अगर इस व्यवस्था को हम समझेंगे तो क्या इस व्यवस्था के साथ हम सहसंबंध बना पाएंगे, क्योंकि जीवन एक सहसंबंध है, कोएग्जिस्टेंस है सब चीजों के साथ। यह कोएग्जिस्टेंस किसके साथ है, क्या है, इस पे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। जो हर चर्चा में, हर नई परिचर्चा के दरमियान जिन बातों को हम दोहराते हैं बार बार, ये जानना चाहिए आपको, यह है क्या, और किस बात को चाहने के लिए हम बार बार कभी परिवार, कभी स्वयं, कभी समाज, कभी प्रकृति और कभी अस्तित्व की हम चर्चा करते हैं। आज इसमें सबसे गूढ़ विषय जो अस्तित्व को हम देखने के लिए चल रहे हैं, हमारा जो आज के सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन का और सेल्फ स्टडी का पॉइंट है, जो स्वयं में समझें, स्वयं में जांचें, स्वयं में अध्ययन करें, देखें कि ये अस्तित्व है क्या, जांचें, परखें और समझें। इस प्रक्रिया में जो कंटेंट है हमारा, जो फंडामेंटल डिजायर है, कभी भी किसी भी लेक्चर में मेरा ये बदल नहीं रहा है। जो फंडामेंटल डिजायर मेरी है वह है, जो हमारा एम और पर्पज है मेरा, वह कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की है। मेरी जो मूल चाहना है वह सुख और समृद्धि की निरंतरता है। इससे अतिरिक्त हम कुछ चाहते नहीं। जब हम चाहना की बात करते हैं तो हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि मैं हूं, मेरा शरीर है। दोनों अलग अलग हैं। जहां मेरी आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। मेरी जो है आवश्यकता की पूर्ति का साधन अलग है, शरीर की पूर्ति का साधन अलग है। इसमें मैं प्रधान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। शरीर मेरा एक औजार मात्र ही है, शरीर की और कोई भूमिका नहीं है। शरीर हमारे कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के को प्राप्त करने का एक साधन है। और एक बात और ध्यान देने की है, मैं तब तक ही हूं, मेरा अस्तित्व तब तक ही है जब तक मैं इस शरीर में हूं। इसीलिए जब हम फंडामेंटल साइंस की तरफ ह्यूमन वैल्यू के चल रहे थे तो हमने कहा कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस शरीर की आवश्यकता और भरण की सही जानकारी हमको हो, क्योंकि ये शरीर जब स्वस्थ रहेगा, इसके नर्चरिंग की और हेल्थ की प्रॉपर जानकारी रहेगी, तभी हम इसकी पूर्ति कर पाएंगे। और जब ये शरीर स्वस्थ रहेगा
तब हम इसमें कायदे से काम कर पाएंगे। और यह मेरे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीवा और स्किन, त्वचा, इन सबका हम पर्याप्त उपयोग कर पाएंगे। समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से इन बातों को समझा जा सकता है। इन बातों को समझने में बहुत ज्यादा विज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान और समझने की जरूरत है। जब हमारी मूल चाहना है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, इस कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी को चाहने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोसेस ऑफ अचीविंग दैट डिजायर, इच्छा को पाने का एक्शन प्लान बनाते हैं कि किस तरह जो हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, उस कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को हम प्राप्त कर सके। कैसे करें? और ऐसा जब कर पाएंगे तब हम प्रकृति के साथ हार्मोनी के स्टेट में रहेंगे। जब हम when we are in with harmony with the system, then it is called happiness. Or when the frequency of mind matches with the frequency of all four levels, then it's reach at a level of resonance. जब मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी आवृत्ति, मेरी सोच जो 4 लेवल की सोच के साथ मैच कर जाए, तो हम उसके साथ अनुनाद की स्थिति में होंगे। अनुनाद हम जानते हैं फिजिक्स में कि जब अनुनाद होता है तो बहुत तेजी से एक्शन होता है, कई गुना बढ़ जाता है। कई तरह से इन चीजों को हम समझ जाते हैं, बहुत तेजी से हम चीजों को समझते हैं। जो हमारी ऐसा पाने के लिए, स्थिति को समझने के लिए जो हम आज देख रहे हैं कि हम हार्मोनी की स्थिति में इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी क्या था कि जो भी चीजें हैं हमारी आवश्यकताओं से अधिक हैं। इसको करने के लिए कहा गया कि 4 लेवल की हार्मोनी हमें अपनानी है, जिसमें स्वयं के साथ हार्मोनी में रहना, सेल्फ के साथ हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग जिसको कहा गया। सेकंड वाज हार्मोनी इन द फैमिली, स्वयं के साथ हार्मोनी में रहना, इसको भी हम देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा या पहली बार देख रहे हैं, इस लेक्चर को ध्यान से देखें, काफी मजा आएगा, चीजों को कायदे से समझ पाएंगे। यह एक दिन 1 घंटे का नहीं है, सारे लेक्चर एक दूसरे की कड़ी में है। मैंने जूम पे लेक्चर देने का प्लान इसीलिए बनाया कि आप मुझे देख सकें, मेरे चेहरे का भाव देख सकें, मेरा विश्वास देख सकें, इससे मेरे जीने का नजरिया आप देख पाएंगे। तब मेरी बातों को आप कायदे से समझने का प्रयास करेंगे। तब हमारा जब विश्वास होगा तब इन एलिमेंटों को समझने की कोशिश करेंगे। तब जब विश्वास होगा तब सम्मान का भाव आएगा, तब 9 भाव जागृत होंगे, तब हम अपनी बात आप तक कुछ पहुंचा पाएंगे, समझा पाएंगे। समझाने से भी कुछ नहीं होगा, जब उसमें जीना सीखेंगे, जब इतनी प्रक्रियाएं होंगी तब आसानी का बात नहीं है, इतनी जल्दी कोई बात नहीं हो जाएगा। ये समझने की चीज है हम लोगों को। तो हम लोगों ने स्वयं की व्यवस्था में सामंजस्य कैसे रखें, परिवार के साथ सामंजस्य कैसे रहें, सोसाइटी के साथ, समाज के साथ कैसे रहें, और इनके साथ हम प्रकृति के साथ कैसे रहें। प्रकृति में ये 2 है, प्रकृति और अस्तित्व के साथ। तो प्रकृति के साथ हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो हम स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ हम व्याख्या कर चुके हैं। आज हम अस्तित्व के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ कैसे रहेंगे। जो ये शक्ति है इस ब्रह्मांड में, वो क्या है, उसका रहस्य क्या है, कैसे, किस तरह से संचालित होता है, परिभाषित होता है। और जब इसको हम जान जाएंगे तभी इसके साथ हम सहसंबंध में, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के भाव में इसके साथ रह पाएंगे। ये समझने वाली बात है, और यही समझना ज्ञान और समृद्धि का सूचक भी है। देखें,
भौतिक विज्ञान का आदमी होने के नाते इस अस्तित्व की गहराइयों का मैं समझने का प्रयास किया और भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी और प्राख्याता होने के कारण मैं इस ब्रह्मांड के मैटर साइंस की जो समस्त थियरियां हैं, समस्त विद्वानों द्वारा जो दी गई हैं, उसके फंडामेंटल को बखूबी समझता हूँ। और इस मानव शास्त्र में चूंकि मूल आधार निर्जीव साइंस है, जो हम दिखा रहे थे कल कि सबसे है ठोस, उसके बाद जो है उस पर खड़ा होता है प्राणिक आर्डर, फिर उसके एनिमल आर्डर, फिर ज्ञान आर्डर, ह्यूमन आर्डर खड़ा होता है। इनको अच्छी तरह से समझता हूँ और उसी का ये प्रसार है, यह उसी प्लांक्स की थियरी का प्रसार है। क्वांटम थियरी ऑफ प्लांक्स जो एनर्जी की थियरी है, उसी का यह प्रसार है जो समझने का प्रयास करेंगे। कृपया मेरे चश्मे से देखने की कोशिश करें कि क्या मेरी कही गई बात आप तक पहुंच पाती है या नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे को एक लेक्चर में समेटूं, नहीं हो पाएगा तो मैं इसको दूसरे लेक्चर में ले जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं जल्दी चलने का प्रयास नहीं करूंगा। इसलिए बहुत ध्यान से मेरे साथ रहें, समझें और देखें मैं क्या करना चाहता हूं आपसे। इसको करने के लिए ये जो चीज है, हम आगे चलते हैं, जरा सा ये देख लें। हम इन सारे बिंदुओं को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन का है। जब भी हम कुछ कह रहे हैं, ये जो बातें अभी तक कहा है, इसको आप मान मत लें, ये प्रस्ताव रूप में लें। हम आगे चर्चा करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, सही होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो ये जो मैं बातें कह रहा हूं इसको रखिए। आप जैसा जी रहे हैं, अगर उससे खुश रहे तो उस प्रकार से आप रहिए, मेरी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करें, जांचें और परखें, देखें ये सही है कि नहीं। अगर है तब आगे चले। है बहुत आसान समझने, लेकिन पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तभी ये समझा जा सकता है। देखिए मेरे साथ, देखिए जो पूरा ये अस्तित्व है, इसको इंग्लिश के दो वर्डों से, एग्जिस्ट और इसेंस। एग्जिस्ट मीन्स टू बी, इज और टू बी, और इसेंस मीन्स हार्मोनी, टू बी इन हार्मोनी। हार्मोनी की अवस्था में रहना, यह अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस। जो शक्ति है, यह भी आपके म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए ही है। जब इसेंस हार्मोनी क्या है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट मीन्स टू बी इन द स्टेट ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। हम दूसरों की आवश्यकताओं की, आपस में एक दूसरे की, स्वयं की आवश्यकताओं का, मैं का शरीर से, मैं का मैं से, एक के शरीर का दूसरे के शरीर से, परिवार में यही प्रक्रिया, समाज में प्रक्रिया, अखंड समाज में यही प्रक्रिया, और यही प्रकृति के साथ भी और यही अस्तित्व के साथ भी। दिस एग्जिस्टेंस इज टू बी इन हार्मोनी बाय द मोटो ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। परस्पर निर्वहन जो है, एक दूसरे की जरूरतों का जो पूरा करना है, मैं की जरूरतों का, अपने मैं की जरूरत का, अपने शरीर की जरूरत का, दूसरे के मैं की जरूरत का, दूसरे की सुख की जरूरत का, इस ब्रह्मांड में सभी की जरूरत का, पशु का, पक्षी का, पेड़ का, पौधे का, सजीव का, निर्जीव का, सबका। और इस ब्रह्मांड को समझने का जो ज्ञान है, जो ऊर्जा है, उसके साथ भी अस्तित्व में रहना। क्योंकि एक बात तो मैं बताना चाहूंगा
इस ब्रह्मांड में मैटर है और एनर्जी है। इसमें एनर्जी प्रधान है। पहले यह माना जाता था कि इस ब्रह्मांड का टोटल मास कांस्टेंट है अलग से, और एनर्जी टोटल इस ब्रह्मांड का कांस्टेंट है। लेकिन आइंस्टीन ने इस विचारों को उलट दिया और कहा कि इस ब्रह्मांड का मास और एनर्जी का सम कांस्टेंट है। अगर इस ब्रह्मांड में मास बढ़ेगा, मैटर की वृद्धि होगी, तो एट ए कास्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी बढ़ती है तो दैट इज एट कास्ट ऑफ मैटर। इन दोनों में एनर्जी प्रधान है। अभी जिन चीजों को मैं देख रहा था कि शरीर है, अगर मैं को निकाल दूं तो पशु पक्षी पेड़ पौधे नदियां ये सभी मैटर है। और इस अस्तित्व में जो व्यवस्था है, जो एनर्जी है, उसको समझने की का प्रयास करेंगे। ये जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, ये कुछ ही नहीं बल्कि एक ये वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस है। ये पूरा मेरा जो इतने दिनों से चल रहा हूं और चलता रहूंगा, हर बार नए नए सिरे से आपको बताने के लिए, ये पूरा का पूरा एक शब्द में है। वह शब्द है सह अस्तित्व। इस सह अस्तित्व को समझिए। हम हर बार कह रहे हैं मैं हूं, मेरा शरीर है, शरीर के साथ मैं कोई एग्जिस्टेंस में हूं, सह अस्तित्व में। मेरा तब तक ये अस्तित्व है जब मैं शरीर हूं। ये एग्जिस्टेंस जो पूरा है, मेरे शरीर के साथ, मेरे परिवार के साथ, समाज के साथ, पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ, जीवों के साथ, जो भी है, और इस एनर्जी के साथ ये सह-अस्तित्व में है, कोई एग्जिस्टेंस। इस पूरा सह-अस्तित्व है क्या? ये यूनिट सबमर्ज्ड इनटू स्पेस। देखिए, यह पूरी आकाशगंगा है जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, जिसकी सीमाएं इन्फिनाइट पे है। कितनी दूर है? साइंस में कहा जाता है कि ये 10⁻24 ऑर्डर का है, मीटर का। कुछ लोग इसको और ज्यादा बनाते हैं, लेकिन इसका आदि अंत पता नहीं है। एक और सिद्धांत है साइंस में कि इस ब्रह्मांड के, इस स्पेस के एक छोर से जो सबसे तेज चलने वाली लाइट है, एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चली है और आज तक दूसरे छोर पे नहीं पहुंच पाई। तो इसकी सीमाएं जो है बहुत हैं, और इसी सीमाओं में एक यूनिट की तरह हम इसमें डूबे हुए हैं, भीगे हुए हैं। इस बात मैं इसमें एक यूनिट के रूप में, जो ये स्पेस है, वी आर गिविंग द नेम इन हिंदी इज शून्य, बट you don't understand this शून्य is a very small space of point. It is whole space available from -infinity to +. And infinity is itself undefined, जो खुद ही ज्ञात नहीं है। कि ब्रह्मांड जितना हम सोच सकते हैं दिमाग में, उसका कई 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 हजार गुना है। और जो अस्तित्व है, इसकी व्यवस्था है, इसी के साथ इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में मैं हूं एक यूनिट के रूप में। ये ठीक ऐसा ही यूनिट है जैसे जो मैटर बनता है फिजिक्स की को में जो बताया गया भौतिक शास्त्र में, कि ये जो मैटर है उसका यूनिट जैसे एटम है, वैसे ही मैं खुद इसका एक यूनिट हूं। और इस पूरे स्पेस में, शून्य में, अंतरिक्ष में, जो भी नाम है, इसमें डूबा हुआ हूं और भीगा। किस तरह से डूबा हूं और भीगा हूं, देखें। ये दिस एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस। देखिए ध्यान से, दिस इज द एग्जिस्टेंस and this is the coexistence. See very carefully.
See, this is existence and this is here coexistence. Both are equal. They are represented by a sign. ये अस्तित्व क्या है? अस्तित्व में दो चीजें हैं. One is unit and second one is space. जो शून्य है, जिसको ब्रह्मांड हम कह रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड कह रहे हैं, इसको शून्य में नाम दे रहा हूं. इसी में जो यूनिट्स है हमारी मय की, सबकी मय की, इसमें डूबी हुई है और भीगी हुई है. क्लियर? ये जो यूनिट है एक छोटा है. जैसे जब भी मैं बात करता हूं इन सब चीजों का, ध्यान से देखिए इन बातों को. ये जो है, जब हम इसको ऊपर करेंगे तो हट जाएगा. इसको जरा सा इरेज कर दिया जाए तभी होगा. ये जो यूनिट है, ध्यान से देखें, ये जो अस्तित्व है, सअस्तित्व है, दो पार्ट में है. इसके दो भाग हैं. एक है यूनिट, इकाई के रूप में है, और दूसरा सअस्तित्व के रूप में है. ये स्पेस. यूनिट डूबा भी गया, और जो शून्य है वो बहुत बड़ा है. नाम शून्य है अंतरिक्ष, सीमाएं ज्ञात हैं. इसी में मैं डूबा भी गया. इनमें सब डूबे हुए जो भी है, चाहे पशु पक्षियों का मैं हो या मेरा मैं, सब इसी में डूबा भी गया. जो इसकी साइज जो है सीमित है, लिमिटेड इन साइज है. जैसे मेरा मैं मेरे शरीर के अंदर है, तो इसकी साइज है जो जितना स्पेस लेता है इसी के अंदर है, और तभी ये तक है जब तक इस शरीर के अंदर है. गया बाहर सब समाप्त. कितना इस शरीर के लिए हम खर्चा करते हैं, क्या क्या करते हैं, जाने के बाद ये नहीं कहेंगे. तो ये जो है सीमित आकार का है, और इस सीमित आकार में यह एक्टिव है, एक्टिविटी भी है, इसमें क्रियाशीलता भी है, और ये काम भी करता है जो भी चाहिए. और इसी को सुख भी चाहिए. सुख और समृद्धि जो चाहते हैं हम, इसी के चाहते हैं, इसी को चाहिए. जबकि जो शून्य है इस एग्जिस्टेंस में, वह अनलिमिटेड साइज का है, व्यापक है. दिस इज अनलिमिटेड इन साइज, असीम है. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मैथमेटिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से व्यापक है. अगर इसको क्वालिटेटिव लैंग्वेज में कहा जाए, क्वांटिटेटिव में कहा जाए तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. एंड व्हेन वी स्पीक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव टर्म्स, then it is व्यापक, all pervading. इसमें कोई क्रिया नहीं, नो एक्टिविटी. ये ब्रह्मांड है, फैला हुआ है, असीम है, व्यापक है, शून्य है, क्रिया शून्य है, कोई गतिविधि नहीं. जबकि मैं सीमित आकार का हूं, इसी में रहता हूं एक छोटी सी जगह में, और मैं क्रियाशील हूं और एक्टिव हूं. कहां? शून्य. शून्य क्या है? व्यापक. और खुद ये क्रियाशील है. मैं इसमें डूबा हूं, भीगा हूं, चाहे जैसे आप इसको. मैं इनर्जाइज्ड इन स्पेस. जब तक मैं इस बड़े व्यापक परिवेश में हूं, ब्रह्मांड में जब तक मेरा अस्तित्व है, तब तक मैं इनर्जाइज्ड हूं, ऊर्जित हूं,
शून्य के सह अस्तित्व में ऊर्जित, एनर्जाइज्ड इन स्पेस। जो जगह है, जो उसकी व्यापकता है जगह की, 3 डायमेंशनल स्पेस की, इसमें जो कोएग्जिस्टेंस इसके साथ है, जो उसके साथ में इनर्जाइज्ड हूं। और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेस, जो अंतरिक्ष है, जो ये 3 डायमेंशनल स्पेस व्यापकता में फैला है, मैं इसमें इसके नियमों से बधा हूं। स्वयं इससे बाहर में नहीं जा पाता। यह स्वयं की व्यवस्था है, और इट इज सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन द, यह स्वयं की व्यवस्था है, कोई कुछ नहीं करता। यह खुद ही, जब मैं इसमें हूं, मैं स्पेस में हूं, मैं बेसिक यूनिट हूं, मैं शरीर के अंदर हूं, शरीर के अंदर भी हूं, तब भी स्पेस शरीर लेता है, और इसमें ऊर्जित हूं, क्रियाशील हूं, स्वयं नियंत्रित हूं, और इस स्पेस के साथ सहसंबंध में भी जुड़ा हुआ, इससे कटके नहीं हूं, और मैं इसके साथ संबंधों को जानता भी हूं। और यही नहीं, रिकॉग्नाइज्ड इट्स रिलेशनशिप, और यही नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने ऊर्जित यूनिट हैं, उन सबके साथ मैं संबंध अपना जानता हूं, और इस संबंध को निभाने का भी कला मुझे आती है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट का भाव भी मेरे अंदर है। ये तो दिग्भ्रमित की उपस्थिति में मैं इधर उधर माया और राम में फंसा हुआ हूं, मैं ये सब जानता हूं। मैं रिकॉग्नाइज्ड इट्स रिलेशनशिप, इसके संबंधों को पहचानता हूं। फुलफिलमेंट इस रिलेशनशिप, जो भी ऊर्जा है, जो भी दूसरे यूनिट हैं, दूसरे यूनिट के साथ संबंधों को पहचानता हूं, निभाता हूं। और ये जो बड़ी, जब हम संबंध निभाने जाते हैं सभी यूनिट के साथ, तो हम इस व्यवस्था में भागीदार भी बनते हैं, और ऐसा करते हुए मैं सुख का अनुभव भी करता हूं, और इसीलिए मैं ऊर्जित हूं और आया भी हूं। कहां फंस गया हूं, किन चक्करों में फंसा हूं। शून्य के सहस्तित्व की परंपरा को पहचानती है, निर्वाह भी करती है, बड़ी व्यवस्था में भागीदार भी है, और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। स्वयं की व्यवस्था में, परिवार की व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में, और इस एग्जिस्टेंस की भी व्यवस्था में। ये जो मेरी यूनिट छोटी वाली है, ये सबके साथ समान भाव से रहती है, न छोटा न बड़ा, सबके साथ ये उचित है। देखिए क्या है सत्य जीवन, समझे। जिन लोगों को सुनने के बाद भी समझ में ना आए, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है sk pathak1970@gmail.com। आप व्यवस्था में भागे, समझने के जिन भी लोगों को, जो भी जिस स्ट्रीम के हों, जो भी एक्सपर्ट हों, नॉन एक्सपर्ट हों, जो इस बात को समझने में जिनको भी दिक्कत हुई है, मैं किसी भी मंच पे खुली बहस के लिए तैयार हूं, अपने को समर्पित पाता हूं। देखें, बात को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से इसको हमें एक से अधिक भागों में करना पड़ेगा, और यही हमारी जरूरत है, क्योंकि जब तक चीजों को सही रूप से समझा न जाए, फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है कि ये है क्या।
देखिए, जो पिछला हमारा था व्याख्यान, उसमें जो ये 4 आर्डर थे, हार्मोनी इन 4 लेवल पदार्थ की, जो अवस्थाएं हैं, यूनिट हैं, एक्टिविटी हैं, इनेट्स है और इनहेरिटेंस, जो 4 आर्डर थे, पदार्थ की अवस्था, प्राण की अवस्था, जीव की अवस्था और ज्ञान की अवस्था, सबकी अपनी यूनिट है भाई। ये सारी जो यूनिटें हैं, ये बॉडी की यूनिट है। इसमें मय की जो यूनिट है वो ब्रह्मांड में सबके साथ एनर्जी के साथ जुड़ी है और इसी मटेरियल में रहती है। इन अवस्थाओं को देखने के लिए इन पूरे मटेरियल को एक बार फिर देखें और फिर देखें कि जो हमारी ये यूनिट है, जो ऊर्जित है, इस व्यापक में, इस व्यापकता में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो डूबी भीगी है, इसके साथ साथ संबंध में भी है। तो ये है क्या, एक बार पुनः देख लें कौन कौन क्या करता है। जो पदार्थ है, मिट्टी, धातुएं, पहाड़, बालू, रेगिस्तान, जो भी चीजें पाई जाती है निर्जीव अवस्था में, जिस भी बाहर में, ये क्रियाशील, इनकी रचना विरचना होती है, कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन इनका होता रहता है। ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी जो परिस्थितियां, जो टेम्परेचर, प्रेशर, जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, केमिकल कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन के, वो होते रहते हैं। यह इनका मौलिक प्रॉपर्टी है, इनका बनना और बिगड़ना। हम आप नहीं बनाते। ये नहीं है कि हम 2 चीज को लेके वैज्ञानिक बना देते हैं, वैज्ञानिक नहीं बनाते। ये इनका गुण है बनना, केवल परिस्थितियां वैज्ञानिक पैदा कर देते हैं। इस भ्रम में हम न रहे कि केमिस्ट्री की खोज, फिजिक्स की खोज वैज्ञानिकों ने की। नई कोई खोज नहीं है। इस ब्रह्मांड के जो नियम है उसको जानने का प्रयास किया है। कोई नया नियम नहीं बनाता है। जुड़ना और बिखरना यह ब्रह्मांड का नियम है, और पदार्थ भी इससे जुड़ते और बिखरते हैं। इनका अपना नियम है। जुड़ना मतलब रचना, बिखरना 1-2 एटम फट जाना, डिकम्पोजिशन, रचना और विरचना। डिकम्पोजिशन का मतलब विरचना, बनना और बिगड़ना। यह प्रकृति का नियम है। ये मौलिक गुण है पदार्थों का निर्जीव। ये मत समझिए कि हम जो है बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं। यह तो उसका मूल विशेषता है, केवल हम पहचान के परिस्थितियां पैदा करते हैं। और हम, चाहे पेड़ हो मित्रों, चाहे जीव हो, या मानो जिसे ज्ञान अवस्था की बात हम कर रहे हैं, ये तीनों तो पदार्थों के बने हैं। और जब ये तीनों इन्हीं पदार्थों के बने हैं, तो यहां से कैसे बाहर जा सकते हैं, इनके गुणों से कैसे अलग हो सकते हैं? सोचिए आप, क्या हो सकता है क्या? देखें आगे क्या कहा जाता है। आगे की बातों में ध्यान से देखें, बहुत जल्दी में न रहें। जल्दी में रहने पे चीजों को कायदे से समझ नहीं पाएंगे आप। इसको देखने के लिए जरा ध्यान से देखें। और इस देखने की कड़ी में मैंने इन चीजों को तो आपको बता दिया कि पदार्थ जो निर्जीव है उसको निर्जीव मत समझिएगा, क्योंकि उसी निर्जीव के मटेरियल से तो हम आप भी बन गए। तो जो हमारे आपके गुण होंगे, क्या उनके गुणों से मैच नहीं करेंगे? क्या उससे अलग हो जाएंगे क्या? सोचिए। इस व्यवस्था के विज्ञान को समझना ही सबसे बड़ा भौतिक शास्त्र है। वरना प्लांक की थियरी,
आइंस्टीन की थियरी, हाइजेनबर्ग की थियरी, या जितने भी फिजिसिस्ट हुए हैं, उसका कोई मतलब नहीं। जब इस पूरे मानव शास्त्र के सिद्धांत को न समझे, प्रकृति के रहस्य को न समझे, और इसी प्रकृति के रहस्य को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, देखता हूं इस समझाने की कड़ी में हम कितना सफल पाता हूं आपके साथ, कितना मैं आपको, आपके अंदर के भ्रम को कितना मैं निकाल पाता हूं। जितना भी निकाल पाऊंगा यह मेरे लिए मेरी उपलब्धि होगी। लेकिन जब इन्हीं पदार्थों के, जिन पदार्थों का गुण है रचना और विरचना, बनना और बिगड़ना, जो इनका इनहेरेंट क्वालिटी है, कहते हैं ना कि इस आदमी का ये गुण है फंडामेंटल, ये बदलता नहीं, ऐसा पदार्थों के साथ नहीं होता है। और उन पदार्थों से जब हम बनते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, इसमें रचना विरचना के साथ रेस्पिरेशन भी जुड़ जाता है। श्वसन, श्वसन क्या है? ये श्वसन है कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये अपना खाना भी बनाते हैं, जो इसकी उल्टी प्रक्रिया करते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, पढ़ा होगा। इनमें ग्रोथ भी होती है। अच्छा, जो पार्ट गड़बड़ होता है उसका रिपेयरिंग भी होती है। पेड़ पौधा अपनी मजबूती प्रदान करने के लिए नए ब्रांचों को, पत्तियों को खाना बनाने के लिए पुराने पत्तियों को तोड़ना, नए पत्तियों का पैदा करना, ग्रोथ इसमें होता है। लेकिन अब ये पैदा कैसे होते हैं? जैसे पदार्थ नए नए तरह के केमिकल कंपाउंड मॉलिक्यूल जो कंपोजिशन और डीकंपोजिशन के रिजल्ट हैं, वैसे पेड़ पौधे किसके रिजल्ट? इनकी हेरिटेंस कौन-सी क्या है? तो ये जो बनते हैं किसके रिजल्ट के फलस्वरूप निकलते हैं? सीड्स, बीज। चना का पौधा है, चने के बीज से। मटर का पौधा है, मटर के बीज से। गेहूं का पौधा है, गेहूं के बीज से। पीपल का पौधा है, जानते होंगे पीपल का बीज है, बीज कितना छोटा होता है, लेकिन पेड़ जब बड़ा होता है तो कितना बड़ा हो जाता है। यह जो है बीज के द्वारा, जहां पदार्थ केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल कंपोजिशन की प्रक्रिया से पैदा होते हैं, वैसे ही पेड़ बीज से पैदा होते हैं। और यही पेड़ इस अस्तित्व में पुनः नए बीजों का निर्माण करता है, जो अपने ही समान पैदा करने की काबिलियत रखता है। यह जो है प्राण की अवस्था है। जब ये अपना स्वयं विकास करे, वृद्धि करे, और अगर उसका कोई अंग खराब हो जाए तो उसका स्वयं रिपेयर कर ले, तब यह प्राणावस्था कहा जाता है। मतलब उस निर्जीव में, उस मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले अधिकतम 120 एलिमेंटों में प्राण जन्म आता है, प्राणवायु। हम क्या हैं? ये पेड़ क्या है? इन्हीं 120 एलिमेंटों के डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस हैं। जब मर जाता है तो यही डिकम्पोज होके पुनः किसी विरचना हो जाती है। रचना और विरचना का खेल इस व्यापकता में चलता रहता है। आना है तो जाएंगे, रुकना नहीं। रुकना संसार का नियम है, किसी के लिए नहीं। समय का अंतर है मित्र, न कोई रुका है न कोई रुकेगा। क्यों?
क्यों इन अवस्थाओं में है? देखें, तीसरी जो अवस्था होती है इन्हीं पदार्थों से बनी, जो पशु पक्षियों की होती है। कई फाइलम वगैरह पढ़ते वक्त आपने देखा होगा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट में भी, बॉटनी में भी, जो पिछला वाला था प्राणावस्था में, तरह तरह के फाइलम्स वगैरह सब देखा। जब हम जूलॉजी की तरफ चलते हैं, पशु और पक्षियों के, उनके भी कई तरह के फाइलम हैं जिनको पढ़ा। यह भी केमिकल कंपोजिशन का एक रिजल्टेंट है। यह जो है, जो प्राण अवस्था है पेड़ों की, इससे जब इसमें जीव डाल दिया जाता है, मैं डाल दिया, जो ऊर्जित है यूनिट में। अब आ जाए जहां जिसको मैं बताना चाह रहा हूं, हर कण जो ऊर्जित है, जब इसमें जीव मैं डाल दिया जाता है, इसमें मैं होता है। और ये जो मैं होता है, ये हमारी ज्ञान अवस्था से थोड़ा कम काम है। यह केवल दो चीजों को पहचान लेता है। ये दो चीज क्या है? चयन और आस्वादन। सिलेक्शन कर लेता है पशु पक्षी, क्या खाना है। कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, और जिनको जो खाना है अपने हिसाब से खोज भी लेते हैं। कुछ दोनों, जैसा इस अस्तित्व में बना हुआ है उसी हिसाब से है। इनमें चयन और आस्वादन की प्रक्रिया होती है, और इसमें जीने की भी आशा होती है। किसी जानवर को जब आप मारने जाते हैं तो अपने बचने का प्रयास करते हैं। हम में से जो भी ऐसा करते हैं, सोचें कि अगर वही घटना मेरे साथ हो तो मुझे कैसे? जिस दिन ये भाव जनरेट हो जाएगा ज्ञान की अवस्था में, जिनको ज्ञान नहीं है उनकी हम बात तो न कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमको ज्ञान है, तो जब ये ज्ञान मुझे है तो फिर क्योंकि उनमें भी जीने की, जैसे मेरे में जीने की आशा है, मैं मरना थोड़ी चाहता। वैसे ही जो पक्षी है, वो जीव है, वह भी वैसे होते जाते। क्यों हम इन चीजों में उलझेंगे? और ये ब्रीड बेस्ड है। पैदा कैसे होते हैं, अपनी पीढ़ियां कैसे चलाते हैं? तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, इसके द्वारा ये मल्टीप्लाई होते हैं। एक तरफ अपनी आयु को समाप्त करके खत्म होते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये अपने ही समान पैदा करके अपनी ही जात का मल्टीप्लाई करते हैं। तरह तरह की चीजें हैं इसमें। अब ये जो इंटरकोर्स है, इनर और एक्सटर्नल, जो भी बायो में आपने कहा होगा, बूस्टर, ये इनका इनहेरिटेंस क्वालिटी है। वो ठीक ऐसे जैसे पदार्थ केमिकल कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन करके रचना विरचना करते हैं, इसको बुरे रूप में लेने की जरूरत नहीं है। प्रकृति की व्यवस्था है, यही व्यवस्था उनके मल्टीप्लाई होने का माध्यम है कि जब मटेरियल केमिकल कंपोजिशन के थ्रू इतना आएगा तो इसमें ये जान डाला जाएगा। ये उनका इनहेरेंट क्वालिटी है भाई, ये होता है। लेकिन देखें कि हम इनसे किस तरह डिफरेंस में हैं। जो हम हैं, मानव हैं, जो ज्ञान की अवस्था है, इसमें पदार्थ की अवस्था, प्राण की अवस्था और जीव की अवस्था के तो सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड ऑन हो जाता है, ज्ञान की अवस्था। जब ज्ञान की अवस्था मेरे अंदर आ जाती है तो मैं सिलेक्शन टेस्टिंग के साथ चयन और आस्वादन, जो चित
उसमें इमेजिंग और एनालाइजिंग, क्या खाना है, किस तरह का है, क्या पहनना है, किस तरह का है, टी शर्ट पहनना है, शर्ट पहनना है, जाड़ा है क्या पहनना है, किस ब्रांड का पहनना है, कितना पहनना है, कहाँ जाते वक्त क्या पहनना है, कैसे जाना है, इसका विश्लेषण और चित्रण दिमाग में करना है। यह ज्ञान की अवस्था। और इसके अंदर जो मैं है, जो पशु पक्षियों का मैं है और जो मेरा यूनिट है, इन दोनों में अंतर है कि जो पशु पक्षियों का मैं हो कि उसमें केवल जीने की आशा है, लेकिन मेरे अंदर जो ज्ञान की अवस्था है उसके कारण कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में जीने की जरूरत है, उसमें जीना मैं चाहता हूं। समझे आप बात? कैसे मेरा जीवों का मैं और मेरा मैं किस तरह से अलग अलग हो जाते हैं, किस तरह से ये दोनों अलग होते हैं। अब समझिए, अगर मैं ज्ञानी हूं और अपने जैसा ही पैदा करना चाहता हूं, जैसे चने का बीज है बो दीजिए, ठीक चने का पौधा जनरेट हो जाता है। तो अगर मैं भी अपने जैसा ही मानव पैदा करना चाहता हूं तो मैं केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही उत्पन्न होने वाली संतान को जो मल्टीप्लाई में करता हूं नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो है उसके साथ साथ शिक्षा संस्कार जरूरी है। नहीं तो पैदा होने वाला जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पैदा होने वाला जो मटेरियल है वो हम जानवरों की कैटेगरी में चला जाएगा। शरीर तो मानव की तरह रहेगा, लेकिन उसका व्यवहार किसकी तरह रहेगा, फंस जाएगा। समझ में? देखें, इन सारी चीजों को थोड़ा सा समझें, देखें। जब इन बात को समझ जाएंगे, जब तत्व के मूल भाव को समझ जाएंगे, तो अखंड ये क्या है ब्रह्मांड का रहस्य, इस प्रक्रिया को हम कायदे से आपको समझाएंगे। देखें, जहां ज्ञान अवस्था में हमारे अंदर ये क्षमता होती है अपने मैं को समझने के लिए, और इसी के कारण हम जो हमारी सुख और समृद्धि की निरंतरता में जीने की आशा होती है, लालसा होती है, उस लालसा में उसको प्राप्त करने के लिए समाधान जो सलूशन है वो भी महंगे करने के अंदर की पहचानने की जरूरत है। इसीलिए हमें राइट अंडरस्टैंडिंग, सही ज्ञान, सही समझ होनी चाहिए, और सही ज्ञान और सही समझ शिक्षा संस्कार के द्वारा ही संभव है। देखिए, इस प्रक्रिया को चलते रहेंगे, लेक्चर लंबा हो रहा है, इसके दूसरे भाग में आगे की चीजें दिखाएंगे। आप सुखी से रहें, सुख और समृद्धि की निरंतरता में जिए, जीने को समझने का प्रयास करें। इस आशा के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। सभी को नमस्कार।